अभी रूमेटिज्म की सीरीज में लास्ट लेक्चर हमारा रस्टॉक्स पे चल रहा था, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम कंक्लूड करेंगे रस्टॉक्स को। 3 लेक्चर में ये हो पाए। क्यों? क्योंकि रस्टॉक्स इज such a wonderful rheumatic remedy, one of the rheumatic remedy in our whole materia medica, कि मैं आपके बहुत सारे ज़्यादातर केसेस जो आते हैं, जो रूमेटिज्म के केसेस आते हैं, उसमें से मैक्सिमम एक बहुत बड़े भाग को ये कवर कर डालती है। ठीक, तो अभी 2 बार अपन बात कर चुके रस्टॉक्स के बारे में। ये तीसरी और आखिरी बात आज अपन करेंगे, इसके बारे में कंक्लूड करेंगे। हमने इससे पहले जो बातें की रस्टॉक्स के बारे में, वो एक जनरल बात करी कि जनरल इसके रूमेटिज्म कितने कितने तरीके के हो सकते हैं, केसेस के एग्जाम्पल देके। ठीक, आज हम थोड़ा सा इसके स्पेसिफिक खास लोकल मैनिफेस्टेशंस पे बात करेंगे कि बैक, पीठ पे ये कैसा इसका वात, इसका रूमेटिज्म इफेक्ट डालता है, लोअर लिम्स में कैसा डालता है, अपर लिम्स में कैसे डालता है, बॉडी के और अंगों में और ऑर्गन्स में किस तरीके से ये अपना इफेक्ट स्पेसिफिकली डालता है। और आपको ये जानकर, अगर आप जाते हैं डॉक्टर्स के यहाँ, बैठते हैं, खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, क्या कर रहे हैं काफ़ी वक्त से, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस तरह के केसेस हमारे पास बहुत कॉमन आते हैं। ठीक, सो जैसा कि एफोरिज्म 5 में डॉक्टर हेनीमैन साहब फरमाते हैं कि इन एक्यूट केसेस एज वेल एज इन होल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज, the most important points are exciting and maintaining cause. ऐसा कॉज जो एक्साइट कर दे, ऐसा कॉज, ऐसा चीज, कॉज मतलब फिजिकल या मेंटल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में फूड, अलग अलग वेदर कंडीशन, अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस, एक्सर्शन, ये सब फिजिकल भौतिक चीज़ें कॉज के दायरे में आ जाती हैं। और स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी वाला पेशेंट जब किसी खास तरह के एक्सपोजर में जाता है, तो उसके अंदर से एक उसका वाइटल फोर्स गड़बड़ाता है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती हैं और उसके हिसाब से फिर मैनिफेस्टेशंस आने लग जाते हैं। उसी तरीके से मेंटल इन्वायरमेंट्स में होता है कि जीवन में, जिंदगी में किसी प्रकार का, किसी तरह का कोई दुख आ गया, कोई डिसअपॉइंटमेंट आ गया, कोई सदमा पहुंच गया, किसी ने अपमान हो गया, मॉर्टिफिकेशन हो गया, इंडिग्नेशन हो गया, एंगर सप्रेस्ड हो गया, एब्यूज हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। कोई डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट कचहरी के मामले में उलझ गए, टेंशन बनी रहती है दिन रात। इस तरीके का मेंटल एनवायरनमेंट के एक्सपोजर्स होते हैं। तो कई लोग, नए लोग जब ऑर्गन को पढ़ते हैं तो वो इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये कॉजेशन वॉजेशन से ज्यादा कुछ नहीं होता है। बट डॉक्टर, उसको मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज के एक्सपोजर में आने से आपको हो रहा है, उसको नहीं हो रहा कोई चीज, तो वो क्या दर्शाता है? वो आपकी स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी दर्शाता है, एक खास तरह की ग्रहणशीलता वो दर्शाता है, और वो आपकी खासियत होती है, वो आपका सिंगुलर सिम्टम होता है, वो आपका अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम होता है।
महान डॉक्टर सीएम बोगर तो कहते थे कि जिन केसेस में मुझे कॉजेशंस या एलिमेंट्स नहीं मिल पाते हैं, उन केसेस में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, और जिसमें मिल जाते हैं उसमें काम आसान हो जाता है। ठीक, इसीलिए आज हम जो कंक्लूजन के टाइम बात करेंगे, सबसे पहली बात करेंगे कि कॉजेशंस को, रस्टॉक्स के पेशेंट को होने वाले कैसे कैसे इन्वायरमेंट से वो खास तौर से अफेक्टेड होता है। ठीक है ना, उसको ध्यान में रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये दोहराना ही होगा, पहले भी टूट टूट के बताया जा चुका है ये चीज़ पहले के लेक्चर में, लेकिन जैसे कि कोई गीले फर्श में या ठंडे फर्श में बैठा रह गया, लेटा रह गया, चादर भिगाई थी, ठंड का मौसम था या बारिश का मौसम था, धूप निकली नहीं थी, चादर धोई थी घर में और उसके बाद सुखाई थी, लेकिन धूप नहीं निकलने की वजह से नमी पूरी तरीके से नहीं जा पाई, ठंडापन बाकी रह गया। ऐसी बेडशीट्स पे अगर सो जाए, जैसे कि डॉक्टर एस सी एल ने क्या कहा है, लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड, डैम्प शीट्स एटसेट्रा, समझे? इस तरीके से अपने को देखना है कॉजेशंस। और अगर कोई, अक्सर होता है कि गर्मियों के वक्त लोग बाग, गांव के लोग तालाबों में जाके नहाना, खेल करना पसंद करते हैं। शहर के लोग डैम्स वगैरह में जाके, स्विमिंग पूल्स वगैरह में जाके, ऐसे पूल क्लब्स वगैरह में जाके कई लोग घंटों स्विमिंग करते हैं। डॉक्टर एस सी गिलिन कहते हैं गर्मी के मौसम में अगर कोई बहुत ज्यादा लेक या रिवर में बाथिंग कर ले, अपने समय के हिसाब से बता रहे हैं, आपको अपने समय के हिसाब से समझना है उस चीज को, है ना। ये एक एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉजेज होते हैं रस्टॉक्स के। फिर जैसा कि डॉक्टर हेरिंग ने बताया था कि किसी भी तरह का लोड पड़ जाए मसल्स पे, टेंडन्स पे, जैसे कि भारी कुछ उठाया, भारी काम कर लिया, कोई वजन उठाया, कोई चीज सरका दी और अचानक से कहीं कुछ स्प्रेन या इस तरह का चीज हो गया या लोड पड़ गया, तो उसके बाद से रूमेटिक प्रॉब्लम, मतलब वो चीज ठीक नहीं हो रही है, अब वो एक डिजीज जैसी बन गई। ठीक है, और तेज हवाओं के साथ, कभी तेज हवा चलती है ना बारिश के मौसम में, और उसके बाद बहुत तेज पानी आता है बिल्कुल एकदम हवाओं के साथ, उसको रेन स्टॉर्म बोलते हैं। ऐसी चीजों में एक्सपोज हो जाए तो बिकमिंग चिल्ड मतलब, जैसे कि चिल्ड मतलब आप ठंडे हो गए। किसी चीज को चिल करने के लिए आप क्या करते हैं, देर तक फ्रिज में रखते हैं। ऐसा देर तक अगर कोई व्यक्ति ठंडी जगह में, थिएटर गया था, एसी चल रहा था, 3 घंटे उसमें बैठे रह गए, डॉक्टर साहब वहीं पे मेरे को बहुत ठंड लग रही थी, उसी के बाद से मुझे दिक्कत हुआ। या कहीं ऐसी जगह गए थे जहाँ एसी चल रहा था और काफी देर बैठे रह गए, जैसे अपन ने पिछली बार वो केस सुनाया था, वो लेडी, लॉन्ग रेल रोड जर्नी थी, एसी की व्यवस्था होगी, ठंडक में बहुत लंबी जर्नी करी, उसके बाद बिकमिंग चिल्ड का मतलब समझे। ठीक, फिर नमी वाला मौसम हो गया, या बारिश के जस्ट पहले, बारिश आने के जस्ट पहले जब बदली वाला मौसम होता है, तेज बारिश आने के पहले, या हवाएं तेज तेज चलने लग जाती हैं तेज बारिश आने के पहले, बिफोर स्टॉर्म, तूफान के पहले। ठीक, बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गेटिंग वेट, भीग जाने से होने वाले बुरे प्रभाव, बारिश में भीग गए, भीगने की वजह से। चेंज ऑफ वेदर में रूमेटिक प्रॉब्लम्स जो एग्रावेट्स हो या निकल के आए, ये जब भी मौसम बदलता है तो फलानी जगह ये घुटना या फलाना मसल या ऐसा, फिर अपन उसके डीप में जाके समझ लेंगे कि ये किसका है, रस्टॉक्स का है, किसी और का है। बट चेंज ऑफ वेदर, बैड वेदर, बिगड़ा हुआ मौसम, एक्सपोजर टू कोल्ड,
ठंड को एक्सपोज हुए। डॉक्टर बोरिक ने कहा ही है कि इट इज अ मेडिसिन फॉर रूमेटिज्म ऑफ कोल्ड वेदर। ठीक, ओवरवर्क वही लोड पड़ जाए, एक्सर्शन वही लोड पड़ जाए किसी भी वजह से मसल्स में, टेंडन्स में, चाहे वो जिमिंग कर ली हो, चाहे वजन उठा के रख लिया हो, चाहे हैवी कोई चीज लिफ्ट कर करके रखी हो, इधर कुछ ऐसा काम किया हो। डॉक्टर साहब उस दिन क्या है, दिन भर झुके झुके काम कर लिया था, उसके बाद कमर दुख रही थी। हालांकि ऐसे में तो किसी की भी दुखती, जिसको आदत नहीं है। और उसके बाद फिर मालिश भी की और दवाएं भी ली, फिर उसके बाद ये चीज हल्की हुई। लेकिन अब देखिए ना, ये तो ठीक ही नहीं हो रही है, 1 महीना होने को आ रहा है। मतलब अब वो क्या हुआ, वो ओवर एक्सर्शन जो पड़ा था, जो ओवर स्ट्रेन पड़ा था मसल के ऊपर लोड पड़ा था, अब वो उसने रूमेटिक फॉर्म इख्तियार कर लिया। मतलब वो एक डिजीज फॉर्म हो गई, ठीक नहीं हो रही। नहीं तो ये मोच चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है मालिशों से या अलग अलग तरह की दवाओं से, चाहे किसी भी पैथी की ले लो आप। ठीक, तो इतने सारे बैड वेदर, ओवरवर्क, एक्सर्शन, लिफ्टिंग, स्ट्रेन, रेन स्टॉर्म, बिफोर स्टॉर्म, डैम्प वेदर, लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड और शीट्स, too much river or lake bathing in summer, too much change of weather, getting wet। तो ये चीजें रस्टॉक्स की याद रखना। आमतौर पे आपको बहुत आएंगे इस तरह की रूमेटिक प्रॉब्लम लेके, कि कहीं कुछ अकड़ गया, कहीं कोई चीज रिजिड हो गई, कहीं टीयरिंग पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है। बात समझ में आई है ना, है ना। और स्पेशल इसके स्पेसिफिक वो भी, जैसे डॉक्टर क्लार्क ने क्या कहा था, खास तौर से इसके वर्क देखने को मिलता है रिस्ट और हिप जॉइंट की रूमेटिज्म में। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था। वेदर चेंज हुए, ठंड को एक्सपोज हुए और कलाई अकड़ गई या दुखने लग गई, या जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि मोच आ गई, है ना। तो ये कॉजेशंस इसके याद रखना, ये बहुत कॉमन कॉजेशन है। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि ये हमारी पीठ को, हमारी बैक को कैसे इफेक्ट डालता है। ठीक, डॉक्टर हैनीमैन इसके बारे में, इसकी प्रूविंग के दौरान अपनी मटेरिया मेडिका प्यूरा में इसके बारे में कहते हैं कि ये गर्दन की ऐसी स्टिफनेस, नेप ऑफ नेक की ऐसी स्टिफनेस, जिसमें जब भी पेशेंट अपनी गर्दन को मूव करने की या घुमाने की कोशिश करता है तो मस्ट कंप्लेन लाउडली पेन इन द नेप। ओ, अरे देखिए घुमाने में दुख रहा है। एक्सपोजर इतने सारे मैं कॉजेशन अभी आपको बता चुका हूं, उसको ध्यान में रखना आपको। ऐसी एक्सपोजर्स जो मैंने अलग अलग बताए आने के बाद किसी को गर्दन अकड़ जाए किसी की, और उसके साथ साथ उसका दर्द जो है यह आपको ऑक्सीपुट में भी हो रहा है, ये पीछे का सर और गर्दन एकदम पकड़ा हुआ है डॉक्टर साहब। कल रात को ठंडी हवा में चला गया था, या वो चादर अच्छे से भीगी हुई डैम्प ऐसे उससे सो गया था, या कल 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठे थे, ठंड के मौसम में वहां एसी चल रहा था, बड़ी ठंड लग रही थी 3 घंटे। उसके बाद आज सुबह सो के उठा तो देखा ये अकड़ गया, और उसके साथ साथ ये सर भी दुख रहा है। ये डॉक्टर क्लार्क अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहते हैं आपको। कोल्ड या डैम के एक्सपोजर से पूंछ यानी कि कॉक्साई में पेन होने लगे। कॉक्सेल्जिया फ्रॉम डैम्प और कोल्ड वेदर, नमी वाला मौसम या ठंडा मौसम, या ठंडा और नमी वाला दोनों मौसम। ठंडा और नमी वाला मौसम कब होता है? ठंड के मौसम में जब बारिश हो जाती है। बात समझे?
ठीक। और इसका दोनों स्कैपुले के बीच का पेन जो है वो प्रसिद्ध है। स्पेसिफिकली अगर कोई बोले कि उसको पीठ में दर्द हो रहा है, ये बीचों बीच में, दोनों स्कैपुले के बीच में। ये बहुत, और ऐसी अकड़ान रहती है यहाँ पे कि जब वो खाने के टाइम निगलता है तो थोड़े बहुत निगलने के टाइम जो हल्की फुल्की मसल्स स्ट्रेच होती होंगी तो भी उसको यहाँ पे दर्द होता है। वायलेंट रूमेटिक पेन क्या बोला गया है? डॉक्टर हेनीमैन भी बोलते हैं इसके बारे में, डॉक्टर क्लार्क भी बोलते हैं कि दोनों स्कैपुलों के बीच में वायलेंट मतलब बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ में रहता है पेशेंट, रोता होगा, चीखता होगा, बेचैन रहता होगा, रेस्टलेस रहता होगा बिटवीन स्कैपुले। ना तो ये इसमें रस्टॉक्स की वो फेमस मोडेलिटी भी नहीं पाई जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर क्लार्क बोलते हैं, डॉक्टर हेनीमैन क्या कहते हैं, नाइदर अम्लियोरेटेड नॉर एग्रावेटेड बाय मोशन और रेस्ट। मोशन और रेस्ट का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ वही रस्टॉक्स की जो एक जनरल और बड़ी स्पेसिफिक मोडेलिटी है कि रस्टॉक्स की सारी रूमेटिक प्रॉब्लम्स वार्मथ से, किसी भी तरह की गर्माहट से, चाहे वो धूप में जाने से हो, चाहे वो सिकाई करने से हो, उसको आराम मिलता है। ठंडक बढ़ेगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी, स्टिफनेस बढ़ेगी, पेन बढ़ेगा, अकड़ान बढ़ेगी। वार्मथ से सब चीजें ढीली हो जाती हैं, खुल जाती हैं और रिलीफ मिल जाता है। मोशन और रेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता इस कंडीशन में। डॉक्टर हेरिंग ने तो डॉक्टर हेनीमैन का समर्थन करते हुए डबल स्टार, उनके जो जितने भी सिम्टम्स दिए हुए हैं उसमें जो डबल स्टार वाले जो सिम्टम होते हैं वो सबसे प्रोमिनेंट होते हैं। उनकी जो गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में उनने जितने भी सिम्टम्स वहां लिखे हैं मेडिसिन के, उसको 4 कैटेगरी में बांटा है। 1 डंडा, 2 डंडा, सिंगल स्टार, डबल स्टार। तो डबल स्टार वाले सिम्टम में वो कहते हैं वही चीज कि स्टिफनेस इन नेक विथ पेनफुल टेंशन। ऐसा टेंशन है, ऐसा खिंचाव है, ऐसा तनाव है, अकड़ी तो है लेकिन वो स्टिफनेस ऐसी है कि पेनफुल है, तनी हुई, बिल्कुल खिंची हुई, एकदम पूरे वक्त आपको खिंचाव वाला दर्द, टेंशन, जैसे कोई चीज पूरे वक्त तनी हुई है, पेनफुल टेंशन व्हेन मूविंग। तभी तो हेनीमैन कहते हैं कि बिना चीखे या बिना शिकायत किए, बिना बोले वो गर्दन नहीं हिला सकता। वही बात है कि व्हेन मूविंग तो ऐसा लगता है कि कोई चीज ऐसे कसी हुई दर्द करती। ऑफ रूमेटिक ओरिजिन फ्रॉम ड्राफ्ट, हवा लग जाने से रूमेटिक ओरिजिन, ऐसा उनके पास कई बार केसेस आए और उन्होंने कई बार ठीक किए तो उसको डबल स्टार देते हैं कि कभी भी ड्राफ्ट हवा में जाने से, और मैं तो कहूंगा मैंने जितने कॉजेशन बताए इनमें से किसी भी कॉजेशन के एक्सपोजर में आने के बाद किसी की गर्दन इस प्रकार से अकड़ जाए, इस तरीके से अकड़ जाए कि हिलाए तो उसको बहुत दर्द हो, जैसे कि कोई चीज एकदम तनी हुई है, खींच रही है बुरी तरीके से। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, अरे देखिए इस तरह की चीजें अपने को देखने में आती। ठीक, कमर अकड़ जाए, डॉक्टर एस.सी. एलन अपने कीनोट में कहते हैं कि पेन एंड स्टिफनेस इन स्मॉल ऑफ बैक। अब स्मॉल ऑफ बैक क्या होता है? ये पुरानी लैंग्वेज है। पीठ ऊपर से ऐसे शुरू होती है, कमर के पास ऐसे नैरो हो जाती है, फिर वहां से ऐसे कूल्हे के उससे ब्रॉड होने लगती है। तो वो जो नैरो एरिया जो कहलाता है ना, वो कहलाता है स्मॉल ऑफ बैक। कर्व के आसपास का एरिया, समझ गए? मतलब पूरी पीठ का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है,
स्मॉल ऑफ बैक। अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि स्मॉल ऑफ बैक किसको कहते हैं, है ना। वहां पे दर्द या अकड़न हो जाए, ऐसे किसी भी एक्सपोजर से जो मैं बता चुका हूं, वही चाहे एक्सर्शन हो गया, ओवर स्ट्रेन हो गया, वजन उठा लिया, ठंड में चला गया, मौसम गड़बड़ में हो गया, दुनिया भर के मैं बता चुका हूं। शुरुआती मैंने इससे करी आज, ताकि किसी तरह कंफ्यूजन नहीं हो, बार बार बोलना ना पड़े। ठीक, तो डॉक्टर HCLN कहते हैं कि इस पेन एंड स्टिफनेस, दर्द और अकड़न कमर में, यानी कि स्मॉल ऑफ बैक में, जो कि लेटने और बैठने से बढ़ती है। अपन ने बात की थी ना पिछली बार कि जब रेस्ट की कंडीशन में रहता है तो पेन धीरे 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 बढ़ के ऐसी कि उसको तुरंत अपनी पोजीशन थोड़ा वो चेंज कर लेता है, ठीक है ना। अम्लियूरेटेड बाय वॉकिंग और कंटिन्यूड मोशन, चलने से या लगातार कंटिन्यू मोशन में रहने से वो चीज नहीं। पर शुरुआत कुछ कदम तकलीफ। तो इस तरीके से बैक को स्पेसिफिकली, और ये कितने कॉमन चीजें, कितने कॉमन मैनिफेस्टेशंस हैं। लोअर लिम्स के पैरों के बारे में बात करते हुए अपना एक केस सुनाते हुए डॉक्टर हेरिंग कहते हैं कि एक व्यक्ति को, एक इंसान को एक्यूट रूमेटिज्म आया था। आया होगा किसी ऐसी एक्सपोजर से, जितने तरह के मैंने बताए हैं। यहां पे उन्होंने एक्सपोजर की बात नहीं करी, वो पहले कर लेते हैं। है ना, उनका एक अलग से चैप्टर वो होता है हर मेडिसिन में कि क्या, वेदर कंडीशंस के बारे में, वेदर, टेम्परेचर, इनका क्या इफेक्ट होता है। यू मस्ट गो थ्रू दैट पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डॉक्टर हेरिंग्स वर्क, है ना। क्या कहते हैं कि एक एक्यूट रूमेटिज्म का पेशेंट आया था, चीख रहा था दर्द से, उसको लेफ्ट नी जॉइंट में पेन हो रहा था, जो कि पूरा नीचे लेग तक एक्सटेंड कर रहा था, और इतनी उसको ज्यादा तकलीफ थी कि वो भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये मेरा पैर काट के फेंक दो। डॉक्टर हेरिंग के कहते हैं, बेग टू हैव द लिम्ब कट ऑफ। गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है कि मेरे से सहन नहीं हो रहा। इतनी सीवियरिटी एक्यूट रूमेटिज्म की। ऐसी कोई एक्सपोजर से आया होगा, और रस्टॉक से डॉक्टर हेरिंग ने उस चीज को ठीक कर दिया था। बैक टू हैव लिम्ब, द लिम्ब कट ऑफ। भीख मांग रहा, गिड़गिड़ा रहा, प्लीज पैर मेरा काट के फेंक दो, मेरे से सहन नहीं हो रहा। ऐसा एक एक्सपोजर के बाद आया था। तो अगर डॉक्टर हेरिंग कहते हैं कि अगर किसी को एक्यूट रूमेटिज्म में लेग रीजन में बहुत डीप कटिंग, अंदर ऐसा लग रहा है हड्डियों में अंदर कहीं हो रहा है, ऐसा पेन हो रहा, कटिंग, काटने जैसा, रस्टॉक्स इज द रेमेडी। कोल्ड वेदर, ठंडी हवा, बिकमिंग चिल्ड, कोल्ड एनवायरनमेंट, ठंड का मौसम, या फिर डैम्प, नमी वाला मौसम, बारिश वाला मौसम, कोल्ड या डैम्प के इफेक्ट में आ जाने से किसी को शाइटिका का पेन उठ जाए, रस्टॉक्स इज द रेमेडी। इस तरीके से, खास तरीके से ये लोअर लिम्ब में इफेक्ट डालती है। अपर लिम्ब में वही कोल्ड या डैम्प का एक्सपोजर, जितने भी एक्सपोजर बताए मैंने आपको, उसमें उसको शॉर्ट में कर दिया जाए तो एक आता कोल्ड और एक आता डैम्प। अगर एक्सर्शन वगैरह को छोड़ दिया जाए तो, लिफ्टिंग वगैरह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें या तो कोल्ड के अंदर आ जाती हैं या तो डैम्प के अंदर आ जाती हैं। तो ऐसी किसी एक्सपोजर से आने से रिस्ट, कलाई में दर्द हो जाए, या फिंगर जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाए, सूज जाए, पेन आ जाए,
और खास तौर से लेफ्ट शोल्डर का रूमेटिज्म, ये डेल्टॉइड रीजन, ये जो गोल डेल्टॉइड मसल, लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म, लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म, और लेफ्ट शोल्डर में भी स्पेशली रीजन ऑफ डेल्टॉइड मसल, और उसमें भी खास तौर से ये ऊपर वाला हिस्सा। आप रिपर्टरी में अगर देखेंगे रूमेटिक पेन इन लेफ्ट अपर आर्म, रस्टॉक्स फर्स्ट ग्रेड में दी है, कई रिपर्टरी में तो सिंगल रेमेडी दी हुई है। इस तरीके से ये अपर लिम्ब में इफेक्ट डालती है। फीमेल्स की ये बहुत अच्छी दोस्त साबित हो सकती है सिबुसिफिका की तरह रोमेटिक कंप्लेंट्स में। कैसे? वही तो सोचो आप, इससे इमेजिन करना कि जब भी हमको स्ट्रेन पड़ता है तो रस्टॉक्स के पेशेंट में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। कहीं स्ट्रेन पड़ा और उसके बाद वहां की जो इलास्टिसिटी थी वो लूज हो गई। जैसे कि क्या बताया है कि आफ्टर पार्चुरेशन, कोई भी फीमेल पार्चुरेशन में कितना जोर लगाना पड़ता बच्चा पैदा करने के टाइम, पूरे डॉक्टर लगे रहते हैं, प्लीज पुश, और जोर लगाइए, थोड़ा हिम्मत रखिए, वो भी बेचारी कितना स्ट्रेन। तो ऐसा स्ट्रेन की बजाय, या वैसे भी कोई फीमेल कोई स्ट्रेनिंग, ऐसा काम जिसमें बहुत स्ट्रेन हो जाए, मसल्स में बहुत लोड आ जाए, या लिफ्टिंग वजन उठा ले, ऐसी रूमेटिक वुमन अगर प्रोलैप्स का शिकार होती, पार्चुरेशन के बाद अगर कोई, जब से मेरी वो बच्चा हुआ ना, उसके बाद से मुझे प्रोलैप्स की शिकायत है, रेमेडीज रस्टॉक्स, वो स्ट्रेनिंग, कभी भी वजन उठाती हूँ या कोई बहुत मेहनत वाला काम करती हूँ जिसमें खूब जान लगती, जैसे कि कभी भी घर में ऐसा काम करूँ जैसे सोफा सरकारी हूँ, कोई वजनी चीज सरकारी हूँ, तो ऐसा लगता है कुछ नीचे, पेशेंट्स की जबान बता रहा हूँ आपको, ऐसा लगता है कुछ नीचे नीचे को आ रहा है, कुछ नीचे नीचे को सरक रहा है, या कईयों को तो प्रोलैप्स हो भी जाता है। डॉक्टर साहब अंग बाहर आता है, यहाँ की फीमेल्स क्या बोलती हैं, अंग बाहर आता है। और ऐसी रूमेटिक मूवमेंट, वही जिनको दर्द जो है मजबूर करता है कि वो थोड़ा सा शिफ्ट हो, थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज करें इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ। एक पोजीशन में ज्यादा देर नहीं बैठ पाते, और क्यों नहीं बैठ पाते अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और वही सब एक्सपोजर, वही डैम्प वेदर, बिफोर स्टॉर्म, कोल्ड और डैम्प, ऐसे एक्सपोजर से भी अगर हो, ठीक है। कोई रूमेटिक वुमेन है, खास तौर से स्पेशल, आप देख रहे हो कि उसकी बॉडी में रूमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, मसल से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, ये वो प्रॉब्लम है। और ऐसी फीमेल अगर किसी आपके पास मीनोरेजिया की शिकायत लेके आ जाए, मीनोरेजिया मतलब मेंसेस में खूब ब्लड जाता है, लंबे लंबे समय तक जाता है, तो एक ये मीनोरेजिया की कंडीशन हो गई, और एक रूमेटिक कंडीशन, इन दोनों का मैच अगर किसी में बैठ जाए फीमेल में, तो मीनोरेजिया को ठीक कर देती है रस्टॉक्स। मीनोरेजिया इन रूमेटिक वुमेन। और कैसा रूमेटिज्म? वही एग्रावेटेड एट नाइट, रात में 10 से लेकर सुबह 6, ये स्पेसिफिक मोडालिटी है रस्टॉक्स की, मतलब वो पूरा नाइट का टाइम, अपने लिए पूरा नाइट का टाइम क्या होता है, 10 से 6, सुबह 6 बजे तक, है ना। 10 से 12 बिफोर मिडनाइट, 12 से 1 मिडनाइट, 1 से 6 आफ्टर मिडनाइट, और पूरा 10 से 6 नाइट। ये क्लियर होना चाहिए एकदम दिमाग में, ठीक। तो मीनोरेजिया इन रूमेटिक वुमेन, कैसा रूमेटिज्म, जो रात को एग्रावेट होता और डिमांडिंग एंड कांस्टेंट चेंज ऑफ पोजीशन टू फाइंड रिलीफ, वही पोजीशन चेंज करते रहना पड़ता।
एक पोजीशन में ज़्यादा देर नहीं रह पाते, दर्द धीरे धीरे बढ़ के बिल्कुल एकदम पराकाष्ठा यानी कि पीक पे पहुंच जाता है, फिर चेंज करते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। ठीक है ना। अगर किसी को डिस्मिनोरिया होता, डॉक्टर हेरिंग कहते हैं, और कैसा डिस्मिनोरिया, डिस्मिनोरिया की पेनफुल मेंसेस, मेम्ब्रेनस डिस्मिनोरिया कि जो ब्लीडिंग होती है उसमें झिल्ली झिल्ली मेम्ब्रेन जैसी टूटी टूटी टुकड़े इस तरीके से निकलते हैं, ऐसा डिस्मिनोरिया अगर किसी रियूमेटिक मूवमेंट को हो तो मिनोरेजिया प्लस रियूमेटिज्म, मेम्ब्रेनस डिस्मिनोरिया प्लस रियूमेटिज्म। और प्रोलैप्स की कंडीशन में बता चुका हूं, इस तरीके से ये फीमेल के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है। किसी रूमेटिक पेशेंट में रूमेटिज्म की वजह से आई बॉल की कोई भी मसल्स पैरालाइज हो जाए, और आई बॉल की मसल्स कोई भी पैरालाइज हो जाते तो क्या होता है, स्क्विंट, भहंगापन आता है। इसमें टोसिस भी, रूमेटिज्म के साथ अगर टोसिस, पलक ऐसे गिर गई है, उठती नहीं है, तो वो भी कवर करती है रूमेटिक लोगों में। खास तौर से वही एक्सपोजर टू कोल्ड एंड गेटिंग फीट वेट, पाँव गीले हो जाने, तो पाँव भी गीले हो जाए, बारिश में कोई ठंडे पानी में गीले जूते पहन के घूम ले तो भी इस तरह की कंप्लेंट आ जाए तो भी, या ज़्यादा देर नंगे पाँव पानी में रह ले, है ना, इसके लिए भी बहुत प्रसिद्ध है ये। कल से ना चबाने में जबड़ा दुख रहा है या खोलने में पूरा खुल नहीं रहा, मैक्सिलरी जॉइंट का रूमेटिज्म, तो लोकली भी इतने स्पेसिफिक अलग अलग तरीके से ये काम में आती है। सो दिस इज ए वेरी गुड एंड बहुत शानदार रूमेटिक रेमेडी है। इसको बार बार रिपीटेड एक्सपोजर दें अपने आप को, ठीक है। इसको पी ले ताकि कोई भी चीज आए सामने तो वो चीज अपने आप निकल के आए। जितनी ज्यादा स्पॉन्टेनिटी आपकी होती जाती है, जितनी चीजें अपने आप होने लग जाती हैं, आपको करना नहीं पड़ता, जितनी चीजें आपकी आदत में आ जाती हैं, आप धीरे धीरे एफर्ट से एफर्टलेस होते चले जाते हो, उतने ही आप मास्टर होते चले जाते हो। फिर चीजें होने लगती हैं, आपको करनी नहीं पड़ती। बट उसके लिए you have to maintain those 3 P's. Patience, first P is patience, second is perseverance, and third P is prayer. Okay?